नाउ सी यू कैन सी द एनिमेशन। हम लोग अब एनिमेशन के बारे में बात कर रहे हैं अबाउट द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन में हमने आपको बोला था कि सबसे पहले लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ये सामने आपके जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रीन वाला है, दैट ग्रीन वाला जो है इट इज़ द लीविंग ग्रुप। ग्रीन वाला इसमें लीविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप जाना स्टार्ट करेगा, स्लोली जाएगा। जैसे जैसे लीविंग ग्रुप बाहर जाता जाएगा उस टाइम पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, आ रहा होगा लेकिन मॉलिक्यूल में उसका कोई अटैचमेंट नहीं होगा। लिविंग ग्रुप जाना शुरू हुआ, मॉलिक्यूल बिकम्स प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या जो इंटरमीडिएट बनता है, दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। यहाँ पर कार्बोकैटाइन प्लेनर बनना शुरू हुआ। आप देख सकते हो ये लाइट पड़ रही है, प्लेनर कार्बोकैटाइन। प्लेनर ग्रुप में हमने आपको बोला था कि कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। फ्रंट एंड भी अटैक हो सकता है और बैक एंड अटैक भी हो सकता है। तो फिर ये वाटर आके अटैक किया इस पर अटैक हुआ और मॉलिक्यूल फिर से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को गेन करना शुरू कर दिया। OH2 प्लस बना, फिर वाटर एक H प्लस और निकाल कर ले गया। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कार्बोकैटाइन फ्लैट तो होता है, कोई भी चीज़ यदि फ्लैट है तो उस पर फ्रंट एंड अटैक भी हो सकता है और बैक एंड अटैक भी हो सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। एक बार आप पूरा एनिमेशन फिर से देखें। इसमें जो पॉइंट याद रखने वाले हैं वो हैं कि SN1 रिएक्शन इज 2 और मोर देन 2 स्टेप। यहाँ लिखा है 2 स्टेप रिएक्शन, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं यदि कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट में जाए तो। देयर इज वन शॉर्ट लिव हाई एनर्जी इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। देयर आर 2 ट्रांजिशन स्टेट, वन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट and another is between carbocation and the product. Difference between intermediate और transition state जनरली क्या hypothetical energy level है, hypothetical high energy level is transition state. आपको बोला था कि benzylic, allylic are equally good for SN1 and SN2, लेकिन tertiary especially they are the good substrate for SN1 reactions। और SN1 रिएक्शन में यदि स्टार्टिंग मटेरियल किराल कार्बन रखता हो, मींस उसके अंदर स्टीरियो सेंटर हो, तो बनने वाला जो होगा वो RB होगा और SB होगा। ये देख सकते हो आप कि स्टार्टिंग में ये माउस बता रहे हैं आपको, वाइट कलर का माउस, ये R है, लिविंग ग्रुप बाहर गया, फ्लैट कार्बोकैटाइन बना। फ्लैट कार्बोकैटाइन पर वाटर ऊपर से भी अटैक कर सकता है। वाटर क्या, कोई भी न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। एक से R बना और दूसरे से S बन गया। मीन्स रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। फिर से आप इसकी मूवी देखें। पहले लिविंग ग्रुप गया, फ्लैट हो गया, न्यूक्लियोफाइल आया, फ्रंट एंड अटैक भी कर सकता है और बैक एंड अटैक भी कर सकता है। ये अटैक हुआ, निकल गया। पहले भी टेट्राहेड्रल, बाद में भी टेट्राहेड्रल, बीच का जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बना दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बात आती है कि SN2 रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है। SN2 रिएक्शन में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले या पिछली DVD में बताया था कि बैक साइड अटैक होता है और एक ही स्टेप की रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल यहां पर आना शुरू होगा, ये आना शुरू हो रहा है, ये देखें बैक साइड अटैक हो रहा है। पार्शियली न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हुआ और पार्शियली लिविंग ग्रुप बाहर चला गया।
ऐसे केस में अब क्या होना है, अब बेसिकली क्या इन्वर्जन हो रहा है, दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ये बाहर चला गया, फिर टेट्राहेड्रल शेप गेन कर लिया। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, देख सकते हो आप। पहले लीविंग ग्रुप उस तरफ था, टेट्राहेड्रल शेप, जब ये अटैक होगा तो इस तरफ मोल्ड कर जाएंगे। ये एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, और एक स्टेप की रिएक्शन को हम लोग बोलते थे कंसर्टेड मैकेनिज्म। फिर से देखें आप इसका एनिमेशन। एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दिख रहा है एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बन रही है। SN2 is a one step reaction. There is only one transition state, means no reaction intermediate. यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो यूजुअली वो SN1 रिएक्शन होती है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। आपको बताया ट्रांजिशन स्टेट इज द हाइपोथेटिकल हाईएस्ट एनर्जी लेवल। बेंजाइलिक एलाइलिक आर इक्वली गुड फॉर SN1 SN2। SN1 के लिए भी इक्वली गुड था, अब SN2 के लिए भी इक्वली गुड है, लेकिन यहाँ टर्शरी ना होके यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइंस प्राइमरी सबस्टेट आएंगे। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। यदि स्टार्टिंग वाला R आइसोमर है तो बाद वाला S आइसोमर होगा। ये देख सकते हो आप, R इधर से क्या बन गया, S। पहले ये इस तरफ था, अब ये इस तरफ हो गया। फिर आप एनिमेशन देखें इसका। तो ये तो बात की हम लोगों ने SN1 SN2 एनिमेशन की। अब SN1 SN2 की जो पहले प्रॉपर्टीज देखी थी, उनकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक कर देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द जनरल रिएक्शन एंड टर्मिनोलॉजी। देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली ये Y माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये R पर अटैक करेगा और यहां से X ग्रुप लीव कर जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका बना RY प्लस X माइनस। तो Y माइनस टेक्स प्लेस ऑफ X माइनस, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। मीन्स Y माइनस ने X माइनस को डिस्प्लेस कर दिया। Y माइनस और X माइनस दोनों ही क्या थे, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल थे। तो रिएक्शन कौन सी हुई, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट हुई। RX को हम लोग क्या नाम देते हैं, RX इज सबस्टेट। न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर ये अटैक किया, X इधर से बाहर चला गया, ये X बाहर जा रहा है, R बॉन्ड NU प्लस X माइनस। X माइनस को हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप, और इसको एक नाम और देते हैं, लीविंग ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफ्यूगल। लीविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफ्यूगल, और अच्छा न्यूक्लियोफ्यूगल जो होता है, इट इज ए वीक बेस। न्यूक्लियोफ्यूगल इज ए वीक बेस, ये बोलने वाली बात है, जबकि इट इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंट्री मारता है और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बाहर चला जाता है। एग्जाम्पल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब भी NaI एसीटोन साथ में आए। NaI एसीटोन बेसिकली क्या कि एसीटोन जो है, एसीटोन मीन्स CH3CO CH3, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ पोलर प्रोटिक एज वेल एज पोलर अप्रोटिक, बोथ द सॉल्वेंट्स। एसीटोन के अंदर NaI क्या होता है कि सॉल्युबल हो जाता है, बाकी NaF, NaCl, NaBr are insoluble in NaI।
सॉरी एसीटोन, insoluble in एसीटोन। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। I माइनस ने यहां पर बेसिकली क्या किया है कि I माइनस ने इस पर अटैक किया है और इधर से Br बाहर चला गया, लेकिन NaBr बना, दैट इज इंसॉल्युबल, सॉलिड बन गया। आयोडीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि I माइनस एसीटोन में सॉल्युबल है, तो I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हुई, ज़्यादा हो गई। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है और ध्यान रखना फिंकलस्टीन मीन्स NaI एसीटोन। NaI एसीटोन की जब भी रिएक्शन होगी हम लोग उस रिएक्शन को रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ SN2। SN2 की कैटेगरी में इस रिएक्शन को आप रखेंगे। यहां पर देखें, ये एक टर्शरी सबस्ट्रेट है। टर्शरी सबस्ट्रेट में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले लीविंग ग्रुप बाहर जाता है। लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो आपका ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन पर वाटर वापस अटैक करेगा और ये बना देगा फिर से CH3। इसी सबस्ट्रेट का हमने आपको एनिमेशन दिखाया था, OH2 प्लस, OH2 प्लस से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो इसने बना दिया टर्शरी एल्कोहल। ये रिएक्शन आपको जो दिख रही है एल्किल हैलाइड प्लस वाटर, जनरली सॉल्वोलिसिस होती है। सॉल्वोलिसिस SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। तो ये रिएक्शन कौन सी चल रही है, SN1 चल रही है। SN2 और रिएक्शन तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि हैलाइड कैसा है 3 डिग्री। और टर्शरी सबस्ट्रेट हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं, आपने पढ़ा था किसको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को। तो ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, इट इज ए सॉल्वोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन वाटर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन किस पर होता है, कार्बन पर होता है। इसको हम लोग एसिड बेस रिएक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट RX बना RNU और X माइनस न्यूक्लियोफाइल था, बाहर चला गया, लीविंग ग्रुप बोल रहे हैं इसको। जब आप इसको लीविंग ग्रुप बोल रहे हैं तो थोड़ी देर पहले बोला था कि लीविंग ग्रुप जो वीक होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, दे आर गुड न्यूक्लियोफ्यूगल्स। लीविंग ग्रुप को हम लोग न्यूक्लियोफ्यूगल्स बोलते हैं। जबकि बेस H प्लस पर जब अटैक करता है तो कॉन्जुगेट बनाएगा और साथ में उस अपना एक पर्टिकुलर एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, दिस प्रॉपर्टी इज काइनेटिक, ये आपकी काइनेटिक प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिक, जबकि बेसिसिटी जो है दिस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आता है। दीज रिएक्शन हैव ए वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड ही नहीं, बहुत सारे और कुछ हो सकते हैं। अब इसी में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द कॉमन सबस्ट्रेट। कॉमन सबस्ट्रेट में जनरली क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, जैसे RCl, RBr, RI सबस्ट्रेट है। ये एल्कोहल हो सकता है सबस्ट्रेट, लेकिन एल्कोहल में OH ग्रुप जो है इट इज़ ए पुअर लिविंग ग्रुप। ये वाला OH इज़ पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए एल्कोहल को ज़रूरत है प्रोटोनेशन की। सो फर्स्ट एल्कोहल विल कन्वर्ट इन प्रोटोनेटेड एल्कोहल बाय कैप्चरिंग द H प्लस, इट कन्वर्ट्स इन ROH2 प्लस। तो ROH2 प्लस में फिर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये सबस्ट्रेट हुआ। टॉसाइलेट्स आर गुड लिविंग ग्रुप, इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा जब न्यूक्लियोफाइल NU माइनस इस R पर अटैक करेगा। तो ये हमारे कॉमन सबस्ट्रेट हुए। देयर इज ऑल्सो ए वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन,
जो अटैक करता था और लीविंग ग्रुप बाहर जाता था। अब वो कौन कौन से होते हैं देखें आप इसमें। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ClBr+i, जब ClBr+i होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट प्रोडक्ट इज एल्काइल हैलाइड। क्लास हमने लिख दिया यहाँ एल्काइल हैलाइड। OH जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ROH। ROH इज व्हाट? इट इज ए एल्कोहल। ROH इज एल्कोहल। RO- जब अटैक करेगा द ईथर विल फॉर्म्ड। क्लास कौन सी है? ईथर। CN- अटैक करेगा द प्रोडक्ट इज साइनाइड। कुछ केसेस में क्या होता है कि आइसोसाइनाइड भी बनते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। प्रोडक्ट इज नाइट्राइल या साइनाइड्स। RCO- जब अटैक करेगा प्रोडक्ट इज एस्टर। यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। ये अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग RC∼C-। दिस इज ए एसिटिलाइट्स। जनरली मेटल के एसिटिलाइट्स बनते हैं और अटैक करने पर ये क्या बनाएगा? नॉन टर्मिनल एल्काइन। एल्काइन बन गया। इस एल्काइन के ब्रैकेट में आप लिखें नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाएगा और SH बनाएंगे RSH। RSH इज कॉल्ड थायोएल्कोहल। दे आर कॉल्ड थायोल्स। द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट हैव टू बी चार्ज्ड। जरूरी नहीं वो चार्ज्ड हो, क्योंकि वाटर यहां पर इस R पर अटैक करेगा और Br बाहर जाएगा। तो R पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को डोनेट हो गया ROH2+, और वाटर ने फिर एक एसिडिक H को बाहर निकाल लिया। द प्रोडक्ट इज ROH एल्कोहल। तो न्यूक्लियोफाइल यदि वाटर हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। वाटर के साथ एल्कोहल, एल्कोहल के साथ इट फॉर्म्स ईथर, एंड अमोनिया के साथ एमाइड, RNH2 के साथ सेकेंडरी एमीन्स। टर्शरी एमीन भी ऐसे ही बन सकते हैं। यहां आ रही है बात लुक एलाइक रिएक्शन। इसका मतलब हुआ दिखती तो एक सी है, लेकिन रिएक्शन का नेचर SN1 SN2 में डिफर कर जाता है। यहां पर ये RBr प्लस NaOH गिव्स ROH प्लस NaBr। ROH प्लस NaBr। इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें कि रिएक्शन डिफरेंट कैसे होगी। ये SN2 है, SN2 है तो CH3Br का NaOH से रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हो कि CH3Br एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिस पर कोई भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी। ये आप बोल सकते हो बहुत माइन्यूट स्टेरिक क्राउडिंग होगी ओवर द सेंट्रलाइज कार्बन। NaOH से रिएक्ट कर रहा है 80% एल्कोहल 20% वाटर, क्योंकि एक एल्कोहल में सॉल्युबल है और दूसरा वाटर में सॉल्युबल है। जब हिंड्रेंस बहुत कम होता था तो रिएक्शन SN2 होती थी, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो रेट होगा देख सकते हो आप, रेट इज प्रोपोर्शनल टू RBr and NaOH, therefore rate is equal to constant K. This K is what? This K is called velocity constant. Velocity constant into RBr और NaOH। ये OH अटैक कर रहा है, यहां से Br बाहर जा रहा है, इधर से Br बाहर जा रहा है। प्रोडक्ट इज एल्कोहल प्लस Br-। तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। बाई मॉलिकुलर में हम लोगों ने लिख रखा है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड का मतलब क्या हुआ? इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो हिंड्रेंस जब कम होता था तो रिएक्शन कौन सी होती थी? SN2 रिएक्शन होती थी। कंसर्टेड का मतलब एक ही स्टेप की रिएक्शन। एक ही स्टेप की रिएक्शन में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। और ये जो बता रहे हैं, दिस इज व्हाट? इट इज ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। Energy of activation basically it is a part of chemical kinetics. There we will discuss in detail. तो SN2 रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगी, SN1 रिएक्शन। इसमें देख सकते हो आप कि ये क्या है? टर्शरी हैलाइड है। टर्शरी हैलाइड में बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले ये Br बाहर जाएगा।
Br जैसे ही बाहर गया, यहां पर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? CH3, दिस इज ऑल्सो CH3 प्लस। ये कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर है ये कार्बोकेटाइन। अब इसी पर आपने यदि अटैक करा दिया OH माइनस का, OH माइनस का आप जैसे इस पर अटैक कराएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्शरी एल्कोहल। यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग टर्शरी पर क्या ज्यादा है, देख सकते हो आप कि सेंट्रलाइज कार्बन क्या रहा आपका, ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए SN2 फेवर ना करके SN1 फेवर करेगी। यहां इस मैकेनिज्म में देखें आपकी पहले Br बाहर गया, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पर OH का अटैक, ये प्रोडक्ट आ गया। रिएक्शन कौन सी हुई? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। पहली ट्रांजिशन स्टेट देखो आप ये बन रही है, क्योंकि जब एनर्जी लोअर करी तो इस स्टेप पर क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इसके बाद एनर्जी फिर अपलिफ्ट करेगी, अपलिफ्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। यदि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में जाता तो एक ट्रांजिशन स्टेट और बनती, उस टाइम पर ग्राफ कुछ ऐसा आता। यहां से एनर्जी अपलिफ्ट हुई, ये कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर अपलिफ्ट हुई एक दूसरा कार्बोकेटाइन, और फिर ये फाइनली क्या आता? प्रोडक्ट। तो एक ट्रांजिशन स्टेट, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट और तीसरी ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनी। इधर पर ये एनर्जी है, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। SN1 में एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट बना करती है। नाउ ए क्विक रिव्यू ऑफ 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। देख सकते हो आप, RBr प्लस NaOH गिव्स ROH प्लस NaBr। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? CH3Br NaOH से रिएक्ट कर रहा है, इस पर हिंड्रेंस बहुत कम है, ये प्राइमरी है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? SN2, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया। जबकि ये कैसा हैलाइड है? दिस हैलाइड इज 3 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड है, तो 3 डिग्री हैलाइड पर कौन सी रिएक्शन हो गई? 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन हो गई? दिस रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन हो गई। अब SN1 और SN2 के ये रेट हम आपको बता चुके हैं कि SN1 रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली सबस्टेट, RBr इज व्हाट? इट इज सबस्टेट। और SN2 में सबस्टेट एज वेल एज दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। ये बात ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। अब ये आपको याद रखना है कि इनगोल्ड वगैरह कुछ साइंटिस्ट थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने क्या बोला कि प्राइमरी कंपाउंड्स हमेशा SN2 में जाएंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में, जबकि टर्शरी SN1 में जाएंगे, और सेकेंडरी जो है वो SN1 और SN2 दोनों में ही जाया करते हैं। डिपेंड करता है कि बाकी की अदर सिचुएशंस क्या है। ये देखें आप, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, इसमें एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ ये पूरा लंबा ग्रुप लगा हुआ है कार्बन का, जिसको हम लोग C6H13 बोल रहे हैं, एक तरफ ये H लगा हुआ है, चौथी तरफ Br लगा हुआ है। तो आप कार्बन को क्या बोलोगे? स्टीरियो सेंटर। कार्बन स्टीरियो सेंटर है, लेकिन ये सेकेंडरी हैलाइड है। जब सेकेंडरी हैलाइड है तो ध्यान रहे आपको, सेकेंडरी हैलाइड है तो ये SN1 भी करेगा और SN2 रिएक्ट बोथ विद SN1 एज वेल एज SN2। ये देखो, ये सेकेंडरी हैलाइड है। जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, लो कॉन्सेंट्रेशन होगा मींस इट इज ए डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब हुआ पोलर प्रोटिक हो गया, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन के बाद जो रिएक्शन यहां पर आ रही है,
ये SN1 के थ्रू आ रही है। जबकि हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रिएक्शन कौन सी चलेगी, SN2। तो SN2 के लिए आपको क्या चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और SN1 के लिए आपको चाहिए लो कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंडरी पर दोनों ही चलेगा। यहां देखो, एक तरफ ऊपर की तरफ रेट और ये OH माइनस, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं आप हम लोग। RBR का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ले लिया, OH माइनस जो ऊपर से आप ऐड करते जा रहे हैं, ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन जोन में होगा, देख सकते हो आप, ये लो कॉन्सेंट्रेशन जोन है, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन यहां से बढ़ना शुरू हुआ। जब लो कॉन्सेंट्रेशन है तो आप देख सकते हो कि रिएक्शन जब SN1 होगी तो इट डिपेंड्स ओनली K1 इंटू RBR, K1 इंटू RBR। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाना शुरू किया, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर से बढ़ती जाएगी। ये सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ में क्या क्या है, SN1 भी है और SN2 भी है। ये इंस्टेंटेनियस है, अदरवाइज आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलोगे तो लॉन्ग टाइम में बेसिकली क्या होगा कि RBR का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, कुछ जिगजैग टाइप का ग्राफ आपको मिलना शुरू होगा। स्टीरियोकेमिकल रिजल्ट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो रिजल्ट है आप ध्यान रखो, SN2 रिएक्शन होगी तो वहां इन्वर्जन होगा, SN1 में कार्बोकैटाइन होता है तो वहां रेसमाइजेशन होगा। लेकिन क्या होता है कि SN2 रिएक्शन उस टाइम भी होती है जब कार्बोकैटाइन पार्शियली बनना शुरू होता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था गेगे आयन। ध्यान करो, गेगे आयन इस टाइप का था। गेगे आयन में हम लोगों ने किया गया था R प्लस और X माइनस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयनाइज हो रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि गेगे आयन की फॉर्मेशन के टाइम पर न्यूक्लियोफाइल इस R पर अटैक कर जाता है, बैकसाइड अटैक, बैकसाइड अटैक कर जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यदि बात करो आप SN1 SN2 में, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा यदि सारी कंडीशन फेवरेबल है तो नो डाउट SN2 का कॉन्सेंट्रेशन स्लाइटली बढ़ जाता है एज कंपेयर टू SN1। कुछ लोग बोलते हैं कि SN1 SN2 साथ साथ होती हैं इसलिए बढ़ जाता है। यही अकेला एक कारण नहीं है, कारण है गेगे आयन पर बैक साइड अटैक होता है। जब पार्शियल कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम भी इन्वर्जन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसको देखो, शुरू वाला एक R आइसोमर है क्योंकि R ये यहां पर स्टीरियो सेंटर है। आपने SN2 रिएक्शन करी, हाई OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंप्लीट इन्वर्जन हो गया, S आइसोमर बन गया। ये रिएक्शन SN2 से आ रही है। इसके बाद इसी पर R और S दोनों बनेंगे। यदि रिएक्शन SN1 से हो रही हो तो कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, फ्रंट एंड अटैक भी होगा, बैक एंड अटैक भी होगा, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां हम लोगों ने लिखा है अल्फा डी इज इक्वल टू 0। अल्फा डी इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब रिएक्शन प्योरली SN1 होगी। लेकिन यदि कोई भी रिएक्शन प्योरली SN1 या प्योरली SN2 नहीं होती, और खास तौर से सेकेंडरी की बात करें तो आपसे बोलेगा कि सेकेंडरी में SN1 SN2 किसके प्रोडक्ट डोमिनेट करते हैं। ध्यान रहे, इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट के ऊपर डोमिनेट करेगा। R है तो ये R जो है वो बनाएगा RB और SB। इन्वर्जन का प्रोडक्ट कौन सा हुआ, S, तो जनरली सेकेंडरी में S का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R। यदि प्योरली SN1 होगी तब कंप्लीट रेसमाइजेशन बोलेंगे आप, और नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या बोलेंगे, ये 0 वाला। मैकेनिज्म देखो आप,
SN1, SN1 में क्या हुआ, पहले Br निकला, ये Br निकल रहा है, Br निकलते ही कार्बोकेटाइन बना फ्लैट, ये कार्बोकेटाइन एनिमेशन भी दिखाया था अभी, तो ये फ्रंट एंड अटैक हुआ, ये बैक एंड अटैक हुआ, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो एक से R बन गया और दूसरे से S, इसमें एक D होगा और एक L होगा। जब D और L का इक्वल अमाउंट हम लोग मिक्स कर देते हैं उस टाइम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैस्माइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीगेशन। SN1 में रैस्माइजेशन होता है, इसलिए रैस्मिक मिक्सचर बनता है। रिमेंबर, रैस्मिक मिक्सचर इज नॉट ए ऑप्टिकल आइसोमर, रैस्मिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। SN2 ये OH माइनस अटैक कर रहा है, R कॉन्ट्रीगेशन है लेकिन बैक साइड अटैक करेगा, वही हमने आपको जो छाते वाला एग्जाम्पल दिया था उससे कैसा आ गया, ये S कॉन्ट्रीगेशन, इन्वर्जन हो गया। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है SN2 की, वहां पर नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, ध्यान रखना। ये देखो इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहां से X क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अटैक कैसा हो जाएगा, इस टाइप का, पहले ऐसा लगा हुआ है, ये बेसिकली R ग्रुप है, इस R ग्रुप पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और यहां से X बाहर जा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये X बाहर निकल गया। ये वही है जो हम लोग बिलियर्ड्स खेलते हैं, आपने देखा होगा पिक्चरों में, पैसे वाले लड़की के बाप खेला करते हैं जब लड़का शादी की बात करने जाता है, बिलियर्ड्स। इन्वर्जन वही अम्ब्रेला, पहले ऐसा और फिर बाद में घूम के ऐसा हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। ये देखो आप, CH3HBr ये बैक साइड अटैक कर रहा है, OH माइनस बैक साइड अटैक कर रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट आई, ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होती है, पहले भी पढ़ा हम लोगों ने। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग एंगल इज 120, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहां पर नेट ऑप्टिकल रोटेशन थीटा d इज इक्वल टू 0। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया, S कॉन्फ़िगरेशन, R ने S में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स पार्शियली ब्रेक कर रहा है और पार्शियली फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेकिंग और ये वाला फॉर्मेशन। कार्बन जो है वो पेंटावलेंट हो जाता है, इसके अंदर हम लोग दो टाइप के प्लेन डालते हैं, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और एनिमेशन में भी आपको प्लेन्स बताए थे इसमें कौन कौन से प्लेन डालते हैं। एक प्लेन तो इस R को, कार्बन को कट करता हुआ जाएगा, एक CH3 और एक H ऐसा रहेगा, ये प्लेन ये काट सकते हो, एक इस प्लेन पर पड़ेगा। दोनों प्लेन जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन से पैरामीटर हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, देखो आप। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इतनी टर्म्स पर मत जाओ आप, हम लोगों को जो मेन टर्म याद रखनी है, दैट टर्म इज स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कैसा है। सेकंड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। बताया था कुछ चीज डिपेंड करती है, कुछ चीज डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर। SN1 के लिए सबस्ट्रेट देखो आप, SN1 के लिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी के बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और ये लाजमी सी बात है कि यदि टर्शरी हैलाइड होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो चारों तरफ जो तीन तरफ हम लोग बल्कि ग्रुप लगा रहे हैं वो क्राउडिंग ज़्यादा क्रिएट करेंगे, और क्राउडिंग जब ज़्यादा क्रिएट करेंगे ऐसे केस में टर्शरी SN1 को प्रेफर करेगा ना कि SN2 को। और कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल कौन सा बना, ये वाला बना, जिसकी एनर्जी क्या हो, लोअर हो। इसकी एनर्जी देखो कार्बोकेटाइन की
हाई है, तो लो एनर्जी वाला कार्बोकेटाइन आप हमेशा फेवर करोगे। और कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है? कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन में बनता है। तो SN1 में सबसे फास्ट टर्शरी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये देखो आप 3 डिग्री हैलाइड है, कुछ सोचना ही नहीं है। वाटर और एसीटोन, वाटर से रिएक्शन हो रही है, बेसिकली क्या, इधर से पहले Br लीव करेगा, लीव करने के बाद ये केस कौन सा था? ये सॉल्वोलिसिस का केस है। ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पर वाटर अटैक करेगा, वाटर के अटैक करने के बाद ये आपका CH3, दिस इज CH3 एंड OH2 प्लस, फिर इस OH2 प्लस से एक H प्लस बाहर निकल गया। तो ये टर्शरी था, इसलिए रिएक्शन कौन सी हो गई? SN1 हो गई। ये देखो ये मैकेनिज्म, पहले हम लोग ने इससे कार्बोकेटाइन बनाया टर्शरी, इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन सकता अभी फ़िलहाल, तो वाटर का ये अटैक कराया, वाटर से यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग गया? OH2 प्लस, और OH2 प्लस से फिर क्या निकल गया? एक H प्लस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? दिस प्रोडक्ट इज एल्कोहल। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सब्स्टिट्यूशन, देख सकते हो आप, ये ठीक बगल वाली पोजीशन जो होती है, ठीक बगल वाली पोजीशन जो होती है, दैट पोजीशन इज अल्फा। ये बगल वाली पोजीशन भी क्या है? अल्फा। दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज अल्फा। पहले वाले में अल्फा पर 3 H लगे हुए, दूसरे में एक CH3 बढ़ा दिया, तीसरे में 2 CH3 बढ़ा दिए, फिर आपने 3 CH3 बढ़ा दिए। जैसे जैसे अल्फा पोजीशन पर CH3 बढ़ेंगे, हिंड्रेंस बढ़ेगा, और इस तरफ रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, कौन सा? SN1 रेट बढ़ेगा। इस तरफ SN1 रेट बढ़ेगा, या आप बोले कि उल्टी तरफ की बात करें हम लोग, तो इस तरफ यदि आप मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, तो SN2 का रेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टूल या इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले भी आपने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक मतलब हुआ अल्फा H, जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं कि कार्बोकेटाइन की पोजीशन फिक्स कर दो, तो ये वाला अल्फा और ये वाला भी अल्फा। अल्फा H कितने हो गए? 6। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू 6। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर 6 हो गया। बेंजाइल एंड एलाइल कार्बोकेटाइन्स, ध्यान करो, बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटाइन्स, आपको बोला था दे आर इक्वली गुड, बेंजाइल एंड एलाइल कार्बोकेटाइन इक्वली गुड फॉर SN1 SN2, क्योंकि SN1 में तो ये कार्बोकेटाइन बनाता है, और ये कार्बोकेटाइन आप देख रहा हो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस चल रहा है। ये कॉन्जुगेशन का केस है, दिस वन इज द केस ऑफ कॉन्जुगेशन। जब भी पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर हो, लोन पेयर ट्रांसफर हो जाएगा पॉजिटिव बगल वाले एटम पर, और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एलाइलिक, बेंजाइल और एलाइल इज इक्वली गुड फॉर SN1 एंड SN2, रिमेंबर। ये देखो सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस के लिए वैसे तो बोलते हैं कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन हो उतना बेटर सॉल्वेशन होता है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कौन सा हो गया? ये वाला CH3, इससे आप Cl को बाहर निकालेंगे, ये CH3 थ्राइस C+, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो 9 आएगा। बेंजाइल इक्वली गुड फॉर SN1 SN2, एलाइल इक्वली गुड फॉर SN1 SN2,
आइसोप्रोपाइल ये सेकेंडरी हो गया, इथाइल कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। तो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कहाँ रेट होगी, SN1 के थ्रू सॉल्वोलिसिस होता है। सॉल्वोलिसिस मतलब टर्शरी की वाटर से रिएक्शन, जो भी हम लोग करा रहे थे थोड़ी देर पहले। तो सबसे फास्ट टर्शरी में होगा, और इथाइल क्लोराइड पर सॉल्वोलिसिस इज वेरी स्मॉल। टर्शरी पर सॉल्वोलिसिस सबसे फास्ट होता है, ध्यान रखना आप। ये कार्बोकैटाइन, इसमें क्या है कि बेसिकली कुछ कार्बोकैटाइन जो है बनते ही नहीं है। बनने का मतलब हुआ कि कार्बोकैटाइन जनरली प्लेनर होते हैं, sp2। यदि प्लेनर नहीं होंगे, ऐसे केस में देखो आप कि ये कार्बोकैटाइन लिया R1 R2, ये वाला बॉन्ड ये लगा दिया प्लेन के बाहर, R3 और ये प्लस। तो ये कार्बोकैटाइन एक प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। लेकिन यदि आप ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलते हो, सिंपली देखना आप, ये वाला आर्म और ये आर्म दोनों एक ही प्लेन में है, मीन्स लाइक दिस। और जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है, तीसरा वाला आपको दिख रहा है, वो बेसिकली क्या है कि ऐसा जा रहा है, ये देखो, इट इज लाइक दिस। ये थोड़ा सा उठा हुआ है प्लेन से, मीन्स ये ऐसा, ये ऐसा, इधर लगा हुआ है। तो ये एंगल 120 नहीं हो पाता। कार्बोकैटाइन प्लेनर होंगे तभी बन पाएंगे, अदरवाइज क्या, हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीशीज चाहिए पड़ती है। कुछ सुपर एसिड्स होते हैं जो इस टाइप के कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। फिलहाल ये कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा, तो ब्रिज हेड पर ये वाला जो है, ये ब्रिज हेड है जहां से प्लेनरिटी लूज हो रही है। SN1 रिएक्शन से रिएक्ट नहीं करेंगे। SN1 क्या, ये SN2 से भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी केज में इतना स्पेस नहीं होता, और बैक साइड से इसकी जो केज है वहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। ट्रांजिशन स्टेट भी प्लेनर नहीं हो पाती है। तो ये वाले सबस्टेट जो है, ये SN1 नहीं करेगा और SN2 भी नहीं करेगा। ब्रिज हेड पर जब हैलाइड लगाओ तो दोनों रिएक्शन में से कोई भी नहीं होगी। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट फॉर SN2, तीन लगे हैं यहां पर एल्काइल ग्रुप। इसके अंदर देखो कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, H लगे, हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होगा, तो ये रिएक्ट करेगा SN1 से, जबकि इसमें हिंड्रेंस नहीं है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, SN2 से ये रिएक्ट करेगा। ये ओरिएंटेशन भी देखो आप, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी लेकिन एक मिथाइल बढ़ा दिया, ये वाला सेकेंडरी, दिस वन इज टर्शरी। तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे आप, SN2 का रेट कम होगा, SN1 का रेट बढ़ेगा, जबकि इस तरफ मूव करेंगे तो SN2 का रेट इंक्रीज करेगा, SN2 का रेट इंक्रीज करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये वाली पोजीशन अल्फा, मींस Br के ठीक बगल वाली पोजीशन अल्फा, फिर Br के बगल में अल्फा, Br के बगल वाली अल्फा और Br के बगल वाली अल्फा। अल्फा पर देखो एक तो CH3 है और एक इथाइल आया, फिर एक ये वाला ग्रुप आ गया, और फिर ये एक और बड़ा ग्रुप आ गया। अल्फा पोजीशन पर जब ग्रुप का साइज बढ़ता है, हिंड्रेंस बढ़ेगा, और जब हिंड्रेंस बढ़ेगा, ऐसे केस में क्या होगा, हिंड्रेंस जब भी इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन SN1 की तरफ भागेगी। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये SN1 की तरफ भागेगी। न्यू पेंटाइल स्लोअर देन टर्शरी ब्यूटाइल, रिमेंबर नॉट ऑलवेज।
किसी किसी रिएक्शन में ऐसा होता है, फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि टर्शरी की SN1 रिएक्टिविटी नियोपेंटाइल से ज़्यादा होती है, बट कुछ खास केस हैं जहाँ नियोपेंटाइल स्लो रिएक्ट करता है, देयर इज सम कंट्रोवर्सीज। तो अल्फा पर पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, रिएक्शन SN1 की तरफ भागेगी। इस तरफ यदि आप मूव करेंगे, रिएक्शन का SN2 रेट इंक्रीज करेगा। इस तरफ भागेंगे आप, SN1 का रेट इंक्रीज करेगा। ये बेसिकली स्टेरिक एंट्रेंस है, ये आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये नियोपेंटाइल। ये फिलिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी इसमें आपको, अब वही याद रखना। ये देखो, ये BR कहाँ लगा है, ये BR कहाँ लगा है, ब्रिज हेड पर। इस सेंटर को आप बोलोगे, एक तो ये सेंटर और एक ये वाला सेंटर, ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड पर जब BR लगता है तो ध्यान करो SN2 की ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनती है, प्लेनर। दो प्लेन डाल देते हैं, ये वाला और एक ये वाला। इसकी ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर बन ही नहीं पाती है, तो इन्वर्जन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो SN2 रिएक्शन इस पर नहीं होती है। SN1 और नहीं होती है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन प्लेनर नहीं बनता है। बेंजाइल सबस्ट्रेट equally good for SN1 as well as SN2. NAI in acetone, NAI in acetone, यहां पर एसीटोन होना जरूरी। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, आपसे बोला था इट इज ऑलवेज SN2। NAI सॉल्युबल होता है एसीटोन में, तो ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कौन सी चल रही है, दिस इज SN2। बेंजाइल इज इक्वली गुड फॉर SN1 एज वेल एज SN2। ये देखो बेंजाइल, कुछ रिएक्शन के लिए बेंजाइल और मिथाइल के रेट बराबर होते हैं रेट करने के, जैसे NAI एसीटोन वाली रिएक्शन है। ये देखें आप 33, ये 1। एलाइल और बेंजाइल इक्वली गुड फॉर SN1 SN2। इक्वली का मतलब ये नहीं है कि दोनों की रिएक्टिविटी बराबर होगी, मतलब SN1 भी करते हैं और SN2 भी करते हैं। ये प्राइमरी, जबकि ये कैसा है, सेकेंडरी। टर्शरी होता तो उस पर तो SN2 की इसका सवाल ही नहीं उठता था, बहुत कम SN2 होती। तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, रेट ऑफ SN2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समरी देखें आप, ब्रिज हेड वाला वर्स्ट, SN1 वर्स्ट करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइल, बेंजाइल, देन टर्शरी। ऊपर की तरफ बढ़ोगे, रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा। ऊपर से यहां पर नीचे आओगे, रेट ऑफ SN2 भी डिक्रीज करेगा, या बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ मूव करो, रेट ऑफ SN2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहां SN1 में टर्शरी, बेंजाइल, एलाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, ब्रिज ऐड करता ही नहीं है। कंपैरेटिवली लिख दिया वर्स्ट, आए कि SN1 करता है, नहीं करता है। ऐसा भी रह सकता है SN1 बहुत पुअर करता है, रीजन इज सेम। SN2 सबसे फास्ट, मिथाइल, बेंजाइल, एलाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नियोपेंटाइल। अगेन कंट्रोवर्सी, यहां आ सकता है, ये वाला इधर भी आ सकता है। फिलहाल आपको ये टर्शरी कहां रखना है, नियोपेंटाइल के नीचे। रिएक्टिविटी आप बोलेंगे टर्शरी की कम होती है एज कंपेयर टू नियोपेंटाइल, और ब्रिज हेड आपको पता ही है, इट इज वास्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज ए न्यूक्लियोफाइल और बेस, व्हाट मेक्स ए गुड न्यूक्लियोफाइल। हर न्यूक्लियोफाइल बेस है और हर बेस न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आप ध्यान रखो कि प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में देयर इज ए डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है वो देखें आप। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक पैरामीटर।
ये इस बात से संबंधित है, इस बात से रिलेटेड है कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट चल रही है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कितनी फास्ट चल रही है। बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, thermodynamic property is related to the equilibrium parameter. All nucleophile are bases and all bases are nucleophile. Remember, nucleophilicity is a specific term used for kinetic process and basicity is generally used for thermodynamic process. इसमें यही डिफरेंस है। एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा बेस हो। रिमेंबर, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा यहां पर चेक करते हैं, क्योंकि आप देखें कि यदि रिएक्शन का कोई ग्राफ चल रहा होता है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये वाला EA1 है और ये वाला एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो EA2 है। और आपने पढ़ा है काइनेटिक्स में K इज प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। K बढ़ेगा तो EA क्या होगा, डिक्रीज करेगा। EA बढ़ा हुआ है, रेट क्या होगा, कम। रेट यदि कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा। इन दोनों में आप देख सकते हो कि रेड वाली रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली स्लो चलेगी और ये वाली रिएक्शन जो है दिस रिएक्शन इज फास्ट। तो जो फास्ट चल रहा है वो न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा। तो न्यूक्लियोफाइल सेकंड इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल 1 इज नॉट ए बेटर न्यूक्लियोफाइल बट इट इज ए बेटर बेस, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी देखो किसकी ज्यादा आ रही है, जिसकी एनर्जी ज्यादा लो हो रही है। एनर्जी में ये डिफरेंस आ गया, दिस इज द डिफरेंस इन एनर्जी। ये बेसिसिटी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी H प्लस को कैप्चर करने की टेंडेंसी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक पैरामीटर। हमेशा आप चेक करोगे ओवर द एक्साइटेड स्टेट मींस मैक्सिमम एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो रिएक्शन स्लो पड़ जाएगी और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिटरमाइन हियर। ये वाला देखें आप, सर्किल दिख रहा है आपको, सर्किल। तो ये सर्किल बेसिकली क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है। बेसिसिटी आप यहां पर चेक करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिटरमाइन हियर और बेसिसिटी इज डिटरमाइन ओवर हियर। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि रेट क्या होगा इसका, फास्ट। ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन रेड वाले का ग्राफ नीचे आ रहा है तो रेड वाला एक अच्छा बेस होगा। इज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंपॉर्टेंट इन बोथ SN1 एंड SN2? SN1 में K1 इंटू RX, यहां पर न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0, यहां न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। न्यूक्लियोफिलिसिटी पर SN2 डिपेंड करेगी, नॉट SN1। व्हाट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल? देखो आप, Y माइनस अटैक कर रहा है। यदि साइज बड़ा है तो ये इसमें स्टेरिक क्राउडिंग होनी शुरू हो जाएगी। यदि साइज स्मॉल है तो क्राउडिंग क्या होगी, कम। छोटा न्यूक्लियोफाइल हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 की प्रोबेबिलिटी रखता है। स्मॉलर होगा तो SN2 और लार्जर होगा तो SN1। साइनाइड, एजाइड, CN माइनस और एजाइड ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब रॉड शेप के हुए, ऐसे केस में ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हुए। सिलेंड्रिकल है, अप्रोच इजी होगी सेंट्रलाइज कार्बन के ऊपर। जबकि F और Cl की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट डिपेंडेंसी आ जाती है, डिपेंड करता है। वैसे हम लोग बोलते हैं कि F माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल इन पोलर अपोटिक। पोलर अपोटिक में गुड न्यूक्लियोफाइल है और पोलर पुटिक में दिस इज गुड इन पोलर पुटिक। पोलर पुटिक क्या, सॉल्वेंट।
देख सकते हो आप यहाँ पर एफ, सी एल, बी आर और आई, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की थी। ऊपर की तरफ मूव करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी इन पोलर अपोटिक सॉल्वेंट, और ऊपर से नीचे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी इन पोलर प्रोटिक। दिस इज कंबाइंड टर्म, पोलर अपोटिक। यहाँ पर सारे हेलोजेंस दिए हुए हैं, एफ, सी एल, बी आर और आई। आपसे बोला था कि स्मॉलर एनाइन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। एफ माइनस हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। एफ, सी एल, बी आर आई इस रिएक्शन में दिया हुआ है। रिएक्शन का ये रेट बता रहा है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट एंड फास्ट। एफ माइनस के साथ हम स्लो दिखा रहे हैं और आई माइनस के साथ फास्ट दिखा रहे हैं। कारण क्या कि सॉल्वेंट मेथनॉल दिया हुआ है। मेथनॉल इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आई माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी एफ माइनस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए रेट काइनेटिक्स आई के साथ फास्ट और एफ के साथ स्लो होगी। सॉल्वेशन, एफ माइनस सॉल्वेट हो रहा है, तो सॉल्वेशन के बाद ये साइज हो जाएगा इसका। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको बोला था कि पॉजिटिव स्पेयर होते हैं। पॉजिटिव स्पेयर एफ माइनस को सॉल्वेट कर रहे हैं। आयन जितना छोटा होगा, जितना ज़्यादा उसमें चार्ज होगा, पोलर प्रोटिक उसको उतना ज़्यादा सॉल्वेट कर देगा, और जितना ज़्यादा सॉल्वेट करेगा उतने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, उसका अल्टीमेटली सॉल्वेशन का साइज उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एफ माइनस यहाँ पर क्या है, इट इज़ लार्जर इन साइज। एफ, सी एल, बी आर आई, ये एन की वैल्यू इस तरफ बढ़ती है, एन दिया हुआ है, ये लार्जर एन। तो पोलर प्रोटिक में एफ माइनस का साइज मैक्सिमम और आई माइनस का साइज मिनिमम। आई माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एफ माइनस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक, क्योंकि इस पर एसिडिक एच है, और साथ साथ इसमें डाइपोल प्रेजेंट है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। वाटर इज डाइपोल। सॉल्वेशन पर एनाइन बाउंड करते हैं वाटर को चारों तरफ से। जितने ज़्यादा बाउंड करेंगे साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना साइज बढ़ जाएगा उतना बेकार न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एफ और आई में आई माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर, मेथनॉल, एथेनॉल, एमीन्स, एल्कोहल्स, एमीन्स कंपाउंड और थायोल्स, ये सब पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में आएंगे। लार्जर आइंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल इन प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि उनका सॉल्वेशन अच्छा नहीं हो पाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड में क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो पड़े हुए हैं, ये 2p, ये वाला भी 2p में है, ये 2p और ये 2p। ऊपर से नीचे आओगे आप तो 3p, 4p और ये 5p है। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है पोलर प्रोटिक में। एफ माइनस का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, आई माइनस का सॉल्वेशन कम होगा, तो आई माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ऊपर से नीचे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। लेकिन लेफ़्ट टू राइट आप देखेंगे कि CH3 माइनस और F माइनस कि इन दोनों के अंदर 2p में चार्ज है, तो आप बोल सकते हो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल, मतलब नेगेटिव की क्वांटिटी ज़्यादा डिक्रीज कर रही है। तो CH3 माइनस पर चार्ज ज़्यादा रहेगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी और इस डायरेक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी पोलर प्रोटिक में। जबकि अप्रोटिक में यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, नीचे से ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी।
अपोटिक सॉल्वेंट है ये, अपोटिक सॉल्वेंट DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनोऑक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, एसीटोन और एसीटोनाइट्राइल। एसीटोन में ध्यान रखें, इट इज़ स्लिपरी टाइप का लिक्विड है, फ्री ऑफ वाटर, लेकिन टर्टमराइजेशन की वजह से ये दोनों की कैटेगरी में आता है, पोलर पोटिक और पोलर अपोटिक, बोथ कैटेगरीज। पोलर अपोटिक मेटालिक कैटाइंस को सॉल्वेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज कैसे रहते हैं, निगेटिव, ये सॉल्वेशन हो रहा है। डाइमिथाइल सल्फोनॉक्साइड है ये आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, ये S उस तरफ आ रहा है, बाकी सब ये लगे हुए हैं। DMF यहां N भी सॉल्वेट कर रहा है मेटल को और ऑक्सीजन भी सॉल्वेट कर रहा है। DMSO में इस टाइप का सॉल्वेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड इसमें अपोटिक में नीचे से ऊपर बढ़ेगी, जबकि ये सब 2p वाले हैं, तो यहाँ पोलर पोटिक और पोलर अपोटिक में ट्रेंड कैसा रहेगा, सेम ट्रेंड रहेगा, लेकिन ऊपर से नीचे ट्रेंड चेंज करेगा। SN1 के लिए जो बेटर सॉल्वेंट है दैट इज पोलर पोटिक, क्योंकि पोलर पोटिक सॉल्वेंट हमेशा आयनाइजेशन प्रमोट करता है, X माइनस को सॉल्वेट करेगा, ये X माइनस क्या होगा, सॉल्वेट। कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज फ्री फॉर द रिएक्शन, और जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा आप बोल सकते हो कि रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 होगी। स्मॉलर हमेशा बेटर होता है, यहां देख सकते हो आप कि ये ग्रुप R ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल बेटर होता है। नॉन पोलर और पोटिक पोलर अपोटिक की बात कर रहे हैं हम लोग। SN2 के लिए ध्यान रहे न्यूक्लियोफाइल का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, क्योंकि इस कार्बन तक अटैक करना है, इस यहां तक अप्रोच करनी है। सॉल्वेंट मिक्सचर हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ये देखें आप यहाँ सॉल्वेंट मिक्सचर हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड soluble is ethanol, NaBr is soluble in water. Alkyl halide don't dissolve in water but dissolve in organic solvent, while sodium halide nucleophilic salt does not dissolve in most organic solvent but dissolved in water। तो एक वाटर में डिजॉल्व होता है और एल्कोहल में, तो हम लोग मिसिसिबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे 50-50%। जरूर नहीं 50-50% हो, और भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकता है। NaX आपको बोला, NaX जो है वो डिसॉल्व कर रहा है DMF DMSO HMPA में, लेकिन NaCl NaBr नहीं करता है। NaI और NaCN एसीटोन में डिसॉल्व करता है। ध्यान करो, फिंकल स्टीन रिएक्शन NaCl और NaBr एसीटोन में प्रेसिपिटेट होते हैं। SN1 रिएक्शन हमेशा कार्बोकेटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल से बराबर रिएक्ट करता है, और SN2 बेटर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स फास्टर एंड गिव्स मोर प्रोडक्ट। SN2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर करेगी, क्योंकि SN2 में RH टू द पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1 होता था। न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1 होता था। कॉम्पिटेटिव न्यूक्लियोफाइल्स टर्शरी है, तो सबसे पहले इस OH पर OH2 प्लस बना होगा। OH2 प्लस बनने के बाद कार्बोकेटाइन पर Bl, Br, Cl और I का अटैक हो रहा है। SN1 के करस्पॉन्डिंग यदि अटैक होगा तो इक्वल प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना बेटर डिस्प्लेसमेंट करेगा। I यहां से अटैक कर रहा है, RCl, RBr, RI फाउंड,
जो बेटर होगा न्यूक्लियोफाइल, जैसे आई माइनस पोलर प्रोटिक में क्या है, बेटर है, तो आर आई का कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। इसमें देखो आप, ये एक एल्कोहल है, इस पर H2SO4 से रिएक्शन हो रही है, तो ये पहले बनाएगा CH3 CH2 CH2, अगेन वन मोर CH2 एंड OH2 प्लस, यहां से वाटर लीव करेगा और आपके Cl और Br इसमें दोनों अटैक करेंगे इन सेंटर्स पर। तो Br और Cl इक्विमोलर बनेंगे, इक्विमोलर नहीं बनेंगे, डिपेंड करता, लेकिन ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी सबस्ट्रेट हमेशा SN2 से जाता है, तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग बनेंगे। Br की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम बनेगा। SN2 में जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो उतना बेटर डिस्प्लेस करता है, इसलिए मोर RBr लेस RCl। ये रिवाइज करा रहे हैं हम आपको। टर्शरी है, ये OH2 प्लस बनेगा, OH2 प्लस बनने के बाद वाटर निकला, कार्बोकेटाइन Cl और Br SN1 से रिएक्ट करेंगे, दोनों का इक्विमोलर कंसंट्रेशन आएगा, लेकिन सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का कंसंट्रेशन देखो आप, इक्वल है। SN1 रिएक्शन इक्वल अमाउंट, वही सेम मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन रिएक्ट्स विद ऑल न्यूक्लियोफाइल इक्वली। SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, while SN2 में जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेटर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो SN2 इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। आपको ध्यान रहे कि जो ये ग्राफ होता था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला, एलिमिनेशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एलिमिनेशन की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप ध्यान रखें कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमेशा SN1 करेगा, और साथ में यदि वो वीक बेस भी हुआ तो E1 एलिमिनेशन होगा। देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन बिटवीन SN1 एंड E1। जब भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन होगा तो SN1 और E1 के बीच में होगा और SN2 और E2 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता। SN1 भी कार्बोकेटाइन से जाती है और E1 भी कार्बोकेटाइन से जाती है। SN2 के लिए गुड न्यूक्लियोफाइल चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यदि स्ट्रॉन्गर बेस भी होगा तो E2 हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एलिमिनेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे एलिमिनेशन बढ़ेगा। एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाइल को देखें, सबस्ट्रेट को देखें, फाइनली लुक एट द सॉल्वेंट। ये बेसिकली हम लोग जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं। गुड न्यूक्लियोफाइल SN2 अनलेस इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, यदि स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो ये E2 करेगा। देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन बिटवीन SN2 और E2, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। प्राइमरी सबस्ट्रेट कैन गिव SN2 एट लो टेम्परेचर। SN2 नीड्स प्राइमरी और सेकेंडरी सबस्ट्रेट, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। हाई टेम्परेचर हमेशा फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। ये लिविंग ग्रुप आ रहे हैं, ROH की हम लोग इससे रिएक्शन करा रहे हैं टॉसाइल क्लोराइड से, ये HCl निकलेगा, ये कंपाउंड बनेगा टॉसाइल एस्टर। इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पर अटैक करता है और ये वाला ग्रुप यहां से बाहर चला जाता है। तो OTS इज ए गुड लिविंग ग्रुप। OTS वगैरह की जितने भी टॉसाइलिट्स होते हैं या जितने भी SO3 टाइप के ग्रुप होंगे, उनकी लिविंग एबिलिटी हेलोजन से ज़्यादा होती है। ये देखें मैकेनिज्म, O अटैक करा, ये बाद में देखेंगे।
बेसिकली आप इतना ही ध्यान रखें कि ये HCl ही निकलेगा और ये बनेगा। पिरिडीन यहाँ पर मीडियम में यूज़ करते हैं टू एब्स्ट्रैक्ट द H, रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। ये देखो OH का टॉसाइल क्लोराइड से रिएक्शन हुई, ये OTS बन गया। OTS बनने के बाद NaCN इस सेंटर पर अटैक करेगा, OTS बाहर चला गया, इन्वर्जन होगा रिएक्शन में, क्योंकि शुरू वाला स्टीरियो सेंटर था, ये R था, ये भी R, लेकिन SN2 होते ही ये कैसा हो गया, S सेंटर में कन्वर्ट हो गया। ब्रोसाइलेट्स, इसमें भी क्या होगा, ये HCl निकलेगा। दिस इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, टॉसाइल से अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इन सभी कैटेगरी में ये CF3 और SO3, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफैलेट। ट्राइफैलेट का अंग्रेजों ने नाम दिया सुपर लिविंग ग्रुप। ट्राइफैलेट इज कॉल्ड सुपर लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, दिस इज ब्रोसाइल क्लोराइड, HCl निकला, ब्रोसाइलेट बना, विच इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप।